हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अर्थात वित्तीय लेखांकन, जिसमें पढ़ेंगे आप द्विपृष्ठीय प्रणाली की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आप जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और कॉपी कलम निकालिए, लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है क्योंकि ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए समझिए सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग से शिकायत है कि आप लोग रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए, अपने फ्रेंडों में भी शेयर किया करिए। ठीक है, क्योंकि रिस्पांस रहेगा तो और मोटिवेशन मिलेगा हमको वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। द्विपृष्ठीय प्रणाली की अवधारणा माने डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या? दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो हिसाब किताब रखने की एक प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? हिसाब किताब रखने की एक प्रणाली। वैसे तो आज वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में दोहरा लेखा प्रणाली क्या बहुत सारी हिसाब किताब की सिस्टम या प्रणालियां आ गई हैं, लेकिन सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम कब आया? ये बहुत प्राचीन समय में नहीं आया, क्योंकि डबल एंट्री हमारी जो सिस्टम है सबसे पहले 1494 ईस्वी में आया। कब आया? 1494 ईस्वी में आया। कहाँ पे आया? ये हमारा इटली एक देश है, यहाँ पे आया और यहाँ का शहर है वेनिस नगर। वेनिस नगर, यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली की खोज हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि दोहरा लेखा प्रणाली की उत्पत्ति किसने की, खोज किससे की, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है? तो वह है लुकास पैसियोली। कौन है? लुकास पैसियोली। पैसियोली, इन्होंने इसकी खोज की। ये इटली के निवासी थे और सबसे पहले इसका जिक्र जिस पुस्तक में इन्होंने किया था, ये भी जान जाइए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, वो था डी कंप्यूटिसेट। इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की, जो बुक इन्होंने बनाया, इसका नाम है डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिट। डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस, ठीक है, बहुत अजीब नाम है। ये एक पुस्तक है और इसी पुस्तक में दोहरा लेखा प्रणाली का जिक्र फर्स्ट टाइम किया गया था। क्योंकि यह अंग्रेजी या हिंदी भाषा में तो थी नहीं, वहां की अपनी भाषा में थी जो इटली में चलती है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1543 में, इसका अंग्रेजी वर्जन, कौन सा वर्जन? अंग्रेजी वर्जन 1543 में किया गया था और जिसने किया था उसका नाम था हुम ओल्ड कैसिल। हुम ओल्ड कैसिल, हुम ओल्ड कैसिल नामक एक व्यक्ति ने इसका अंग्रेजी में वर्जन किया था। वैसे यह सिस्टम या प्रणाली अर्थात डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले तो इटली में स्टार्ट हुआ, लेकिन इटली में स्टार्ट होने के बाद साथ ब्रिटेन या अन्य देशों में भी इसका प्रचलन हो गया। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जो पूरी दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम चलने लगा। ऐसा नहीं कि केवल हिसाब किताब रखने के डबल ही एंट्री सिस्टम है, बहुत सारी सिस्टम। इसको भारत में भी अपनाया जाता है, अन्य देशों में भी अपनाया जाता है। भारत में केवल यही सिस्टम नहीं है, बहुत सारी सिस्टम है, जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम है, ठीक ना, इंडियन सिस्टम है, भारतीय बही खाता प्रणाली है, ठीक ना, उपार्जन प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, रोकड़ प्रणाली है, बहुत सारी सिस्टम्स है, बहुत सारी तकनीकियां हैं, विधियां हैं हिसाब किताब रखने की। लेकिन ये हमारी दोहरा लेखा प्रणाली। अब प्रश्न ये उठता है कि यह डबल एंट्री सिस्टम
अर्थात जो हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है, ये आखिर होता क्या है, ये है क्या डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि एक हिसाब किताब की एक ऐसी पद्धत, हिसाब किताब की एक ऐसी पद्धत जिसमें प्रत्येक सौदे का लेखा दो पक्षों में किया जाता है, जिसमें से एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, हिसाब किताब की एक ऐसी पद्धत जिसके सौदों का लेखा, सौदों का लेखा मतलब ट्रांजैक्शन का लेखा दो पक्षों में किया जाता है, दो पक्ष में किया जाता है, जिसमें से एक पक्ष हमारा डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। ये बात हम बताएंगे डेबिट और क्रेडिट क्या है। पहले डबल एंट्री सिस्टम पर फोकस कीजिए कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब की एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक सौदे का लेखा हम दो पक्षों में करते हैं, अर्थात दो पक्ष प्रभावित होते हैं, जिसमें से एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है, तो उसी को ही डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। अब दो पक्ष कैसे प्रभावित होते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी लेन देन करते हैं, माल बेचा, माल खरीदा, इसको दिया, उससे लिया, तमाम चीजें, तो इसमें दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि एक तरफ से आ रहा है, दूसरे तरफ से जा रहा है, एक दे रहा है, एक ले रहा है, तो दो पक्ष प्रभावित हुई। इसलिए अर्थात उसके लिए दो खाते बनाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको दोहरा लेखा प्रणाली नाम दिया गया। यह प्रणाली इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी फेमस हो गई कि इसे वैज्ञानिक मान्यता भी दे दी गई, अर्थात इसे प्रमाणित और वैज्ञानिक और वैधानिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहीं पे कि दोहरा लेखा प्रणाली की आखिर विशेषता क्या है। अब हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। विशेषताएं क्या, इसकी कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषता है कि इसे डबल एंट्री सिस्टम नाम दिया गया और वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहला है, यह वास्तविक और न्यायपूर्ण प्रणाली है। यह क्या है? यह वास्तविक व न्यायपूर्ण प्रणाली है। वास्तविक व न्यायपूर्ण प्रणाली है, अर्थात रियल में भी सही है और इसे मतलब इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उचित न्याय मिलता है जो ये हिसाब किताब रखता है। इस प्रणाली में निश्चित नियमों का पालन होता, निश्चित नियमों का पालन होता, नियमों का पालन होता है। इसमें कुछ रूल्स हैं, अभी आगे बताएंगे वो रूल कौन कौन से हैं। उन रूल का अच्छे ढंग से इसमें पालन किया जाता है। अगला क्या है, इसमें व्यक्तिगत और व्यक्तिगत खातों का लेखा होता है। इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत व अव्यक्तिगत खातों का लेखा होता है, खातों का लेखा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आगे ये भी बताएंगे कि खाते क्या है, खाते कितने प्रकार के होते हैं। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र इस डबल एंट्री सिस्टम के जस्ट खत्म होने के बाद आपसे चर्चा करेंगे। और क्या है, इस खाते की अगली विशेषता है कि गणित संबंधी शुद्धता की जांच होती है। जो भी गणितीय क्रिया हम हिसाब किताब की पुस्तकों में करते हैं उसकी सही जांच होती है। इसमें और क्या होता है, गणित संबंधी शुद्धता की जांच होती है, शुद्धता की जांच होती है। गणित संबंधी शुद्धता की क्या होती है? जांच होती है, अर्थात गणितीय शुद्धता की जांच होती है। और क्या होता है, इस प्रणाली को अपनाने से व्यवसायी को उसके व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है, अर्थात व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की जांच होती है, ठीक है।
ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो समझ गए होंगे दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। तो इस पे लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं। अब आइए इसके कुछ लाभ बता रहे हैं। मिटाए ध्यान दीजिएगा, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ क्या, इंपॉर्टेंस। इस प्रणाली के लाभ या इसको समझिए कि महत्व भी कह सकते या इसको उपयोगिता भी कह सकते कि इस प्रणाली को अपनाने से व्यवसायी को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला कि यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली है मतलब क्या होता है, इस प्रणाली को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। दूसरा क्या है, इसमें छल कपट का बचाव होता है। इस प्रणाली को अपनाने से क्या होता है, छल कपट का बचाव होता है। बचाव होता है मतलब जो व्यवसाय इस सिस्टम को अपनाएगा, इस प्रणाली को अपनाता है, धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है, अर्थात नामात्र की रहती है। अगला क्या है, इससे खातों की शुद्धता की जांच होती है। इससे क्या होती है, खातों की शुद्धता की जांच होती है। मतलब ये ऐसी सिस्टम है कि खातों की जांच स्वतः हो जाती है। कैसे होती है, जर्नल तैयार करेंगे, दोनों ओर का योग बराबर आएगा। तलपट खाता वही तैयार करेंगे, कुछ खातों का बराबर होगा, कुछ शेष निकलेगा तो बैलेंस निकलेगा। ट्रायल बैलेंस इसके बाद तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों ओर का डेबिट और क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। उससे फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, अंतिम खाते तैयार करेंगे जिसका आर्थिक चिट्ठे का दोनों पक्ष का योग बराबर मिल जाएगा। समझिए सही, 100% सही नहीं, क्योंकि वो आगे चीजें हैं बताएंगे, लेकिन यह माना जाता है कि सही, इसलिए इसकी शुद्धता की जांच हो जाती है। और क्या इसके बेनिफिट है, आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। स्थिति की जानकारी होती है मतलब व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी इसी सिस्टम से लगाया जा सकता है। अगला, यह प्रणाली अपनाने से तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। अध्ययन में क्या होता है, सहायक होता है। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। और भी है, यह एक लोचदार प्रणाली है। ये क्या है, एक लोचदार प्रणाली। लोचदार प्रणाली का मतलब है कि सरल प्रणाली है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, बस लाभ बहुत ज्यादा नहीं। अब हानियों में आइए कि इसके कुछ दोष भी दिए गए। दोष का मतलब है सीमाएं, इसकी हानियां। इसी को हम कहते हैं दोष, इसी को कहते हैं सीमाएं। ये ध्यान दीजिएगा, जितना ये पॉइंट लिख रहे हैं सब हेडिंग, इसके बारे में हेडिंग लिख के 2 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस प्रणाली को अपनाने से कुछ कमियां भी, ऐसा नहीं है कि जहां बेनिफिट होता है, जहां लाभ होता है, जहां फायदा रहता है वहां पे हमेशा फायदा ही फायदा हो, कुछ नुकसान भी होते हैं। कौन कौन से इस प्रणाली के दोष हैं। पहला, यह एक खर्चीली प्रणाली। क्या है यह एक खर्चीली प्रणाली। खर्चीली प्रणाली। खर्चीली प्रणाली का मतलब है इसमें भाई थोड़ा बहुत खर्चे होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स रखने पड़ते हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति को रखना पड़ता है, ठीक ना, खर्चे होते हैं इसमें, लेकिन हिसाब किताब एक्यूरेट मिलेगा। दूसरा, इसमें योग्य लेखापालों की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली को अपनाने में इसमें योग्य लेखापालों की
पालों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि यह प्रणाली सबके रखना सबकी बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए सबके बस की बात नहीं है क्योंकि इसके लिए विशेष ज्ञान अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसके पास ये नहीं है वह यह सिस्टम ठीक ढंग से नहीं चला पाएगा। मान लीजिए आप ही कॉमर्स पढ़े हैं और आपको कोई भी एंट्री या हिसाब किताब दे दिया बड़ा आसानी से कर लेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कॉमर्स के बारे में एबीसीडी कुछ जानता ही नहीं है, उसको कह दिया लो एंट्री करो, माल बेचा, एंट्री करिए, वो तो समझ में नहीं कि माल बेचा कैसे लिखेंगे, कैसे एंट्री करेंगे। तो उसमें योग्य व्यक्ति, प्रशिक्षित व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अगला, इसमें सिद्धांतों की जानकारी न होने पर, सिद्धांतों की जानकारी न होने पर परिणाम क्या होते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के जो रूल है, रूल की यदि जानकारी आपके पास नहीं है तो इसके रिजल्ट गलत एकदम हो जाएंगे। क्योंकि कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, ये नहीं यदि आपको मालूम है तो कैसे एंट्री करेंगे? किसी को कैसे भी लिख देंगे, पता चलेगा गलत हो जाएगा। और क्या है, इस प्रणाली का एक सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि कोई सौदा छूट जाता है, यदि कोई सौदा ट्रांजैक्शन छूट जाता है तो पता लगाना बड़ा ही कठिन होगा। ठीक है, छूटे हुए सौदों का पता लगाना कठिन होता है कि जो सौदे ट्रांजैक्शन हमारे गलती से छूट गए हैं, नहीं लिखे गए हैं पुस्तकों में, रजिस्टर में, अब बाद में उसको खोज रहे हैं तो बड़ा ही मुश्किल से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन पता लगाना सबके बस की बात नहीं होती। तो ये तो था इसका दोष। और भी चीज है इससे रिलेटेड ही है, यदि कोई अशुद्धि भी रॉन्ग लिख दी जा रही है, मतलब अमाउंट भी कोई रॉन्ग लिख दिया जा रहा है, तो भी पता लगाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो बस ये आपका लाभ और महत्व थे। अब आगे बढ़ते हैं। बीच में हम एक चीज में छोड़ा था जिसको मैं कहा था कि अभी आगे बताएंगे, पहले उसकी चर्चा यहां पे कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मैंने छोड़ा यह था डेबिट और क्रेडिट होता क्या। डेबिट और एक क्रेडिट, ध्यान दीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट को संकेत में हम डीआर से संबोधित करते हैं और क्रेडिट को संकेत में हम सीआर से संबोधित करते हैं। डेबिट का मतलब क्या होता है? जो डेबिट शब्द है वो लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना। ये किससे बना है? लैटिन भाषा के किससे? डेबिटम शब्द से बना। और क्रेडिट शब्द किससे बना है? यह भी लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना। ये किससे बना? ये भी आपका लैटिन भाषा की क्रेडर, इस शब्द से बना। अब प्रश्न है कि जब डेबिट लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना और क्रेडिट लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है, ठीक ना, तो आखिर इसका अर्थ क्या होता है? डेबिटम का अर्थ होता है उनसे दे, उनसे दे, उनसे दे। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है?
ड्यू फॉर दैट क्या कहा जाता है? ड्यू फॉर दैट। और क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के जो क्रेडिट शब्द से बना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ भी वैसे ही है, उसको दे। इसका अर्थ क्या होता है? उसको दे। ध्यान दीजिएगा, उनसे दे और उसको दे। ड्यू टू दैट, ड्यू टू दैट, दोनों से मिलता है। अब यहां पे अर्थ समझिए। उनसे दे का मतलब होता है कि उनसे दे और उनको, उसको दे। उनसे दे का मतलब होता है कि उनको देना है, और उसको दे का मतलब है हमें उसको देना है। यहां पे उसको हमें देना है और यहां पे हमको उसे देना है। क्योंकि डेबिट और ये क्रेडिट एक तरह से सांकेतिक एक सिंबल होता है, क्योंकि जब पाया जाता है या कोई चीज आता है, हम कहीं से पैसा पाते हैं, हम कहीं से पैसा पाते हैं या हमारे पास आता है तो डेबिट होता है। और कहीं से भी पैसा हमारा जाता है या कोई देता है तो उसके क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक ना? अभी इसका जिक्र फिर से आगे एक बार करेंगे, पहले थोड़ा सा खाते से संबंध में जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि इसको और सटीक जानने के लिए जब तक हम ट्रांजैक्शंस पे नहीं पहुंचेंगे तब तक इसकी सही अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें है लेखांकन के सिद्धांत। मिटाएं इसको। लेकिन लेखांकन के सिद्धांत जानने से पहले मैं सोच रहा हूं कि कुछ और आपको बता। और क्या है? वह है लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। पहले इसको जान लीजिए। लेखांकन के महत्वपूर्ण शब्दावली। हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ठीक, कि लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी हैं। एक से हाँ, तो लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। शब्दावलियों के बारे में पहले चर्चा करें। सबसे पहला शब्दावली इसमें है व्यवसाय, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति व्यवसाय चलाने के, जब कोई भी व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य से कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब लाभ कमाने का मतलब यह नहीं कि कोई भी काम करे तो वो बिजनेस हो जाएगा। जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है तो बिजनेस हमारा कहलाता है। दूसरा ये होता है व्यवसायी, बिजनेसमैन। ये क्या होता है कि जो यह बिजनेस का कार्य करता है उसे बिजनेसमैन कहा जाता है। एक होता है पूंजी, मतलब कैपिटल। ये क्या होता है
कि जो उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, जिससे वो बिजनेस स्टार्ट होता है, तो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है। अगला एक होता है ड्राइंग अर्थात आहरण। ये क्या होता है कि जब कोई व्यवसायी अपने ही व्यवसाय में से, जब कोई व्यवसायी अपने ही व्यवसाय में से निजी प्रयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, व्यक्तिगत खर्च के लिए माल या पैसा निकालता है अपने ही बिजनेस से, तो ड्राइंग कहलाता है। फिर एक होता है संपत्तियां। ये क्या होता है? जब उस बिजनेस में बहुत सारे संपत्तियों, माल के अतिरिक्त जो चीजें लगाई जाती हैं, जैसे मकान है, फर्नीचर है, पंखा है, गाड़ी है, मशीन है, ये हमारी एसेट्स कहलाती है। एक है दायित्व, लायबिलिटीज। ये क्या होता है कि जब अपने ही बिजनेस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कुछ दायित्व रहता है, कहीं हमें देना रहता है, ठीक ना? किसको देना रहता है? बाहरी पक्षकारों को देना रहता है, तो हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। ठीक इसी तरह एक शब्द होता है माल, गुड्स कहा जाता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअली एक सामान यदि होगा, कोई भी सामान, तो उसका नाम होगा, लेकिन वही सामान बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे तो गुड्स का है। अर्थात इस बिजनेस में जिन चीजों का क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, वो हमारा गुड्स का है। इसी तरह एक अगला है रहतिया। ये क्या होता है? स्टॉक। बिजनेस में बहुत सारा माल हम खरीदे और बहुत बेचे भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जितना खरीदे सब बेच दे। बिक भी सकता है, उससे ज्यादा भी बिकेगा, लेकिन कुछ बिकने से रह जाता है। जो बिकने से रह गया वो स्टॉक कहलाता है। ठीक ना? इसी तरह इसमें एक होता है क्रय। जो माल खरीदा जाता है उसे क्रय कहा जाता है, परचेज। एक होता है विक्रय। जो माल बेचा जाता है, सेल। ठीक इसी तरह होता है एक क्रय वापसी। क्रय वापसी, खरीदा गया माल किसी कारणवश हमारे पास वापस आ जाता है तो इसे क्रय वापसी कहा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक होता है बिक्री वापसी। बेचा गया माल जब हम किन्हीं कारणों से वापस करते हैं तो ये बिक्री वापसी। एक होता है, इधर लिख रहे हैं, आय। जो हमारी इनकम होती है, अर्थात जितने में खरीदे हैं उससे ज्यादा दाम में बेच रहे हैं, तो जो बीच का बैलेंस हुआ इनकम कहा जाता है। एक होता है व्यय। बिजनेस को चलाने में जो हम खर्च करते हैं वो व्यय कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक ना? और इसी तरह एक होता है देनदार, डेबिटर्स। मतलब जिसको हम पैसा दिए रहते हैं तो हमारे लिए डेबिटर्स कहलाता है। और इसी तरह होता है लेनदार। जिससे हम पैसा लिए रहते हैं तो लेनदार कहलाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी शब्दावलियां हैं। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है छूट। इसको मैं अलग से मैं बता, देखिए क्या होता है छूट। इसी को कटौती भी कहा जाता है, अंग्रेजी में डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है? छूट क्या होता है? कोई भी सामान मान के चलिए कि वो 100 रुपए का है, मतलब उसका प्राइस दिया गया है 100 रुपीज। दुकान पे खरीदने के लिए आप जाते हैं,
दुकान पे 100 रुपये में खरीदने के लिए जाते हैं। दुकानदार चाहे वह स्वेच्छा से या आपके मोल भाव करने से वह सामान यदि आपको 90 रुपये में दे देता, समझिएगा, जो 10 रुपये का आपको ये बेनिफिट हुआ, ये क्या कहलाता? डिस्काउंट कहलाता। ठीक है। अब इस डिस्काउंट को थोड़ा विस्तार से समझिए। यहां छूट दो तरीके से होती है, होते तो बहुत तरीके से हैं, लेकिन मैं केवल दो ही तरीके से बताऊंगा क्योंकि दो ही मुख्य। एक होता है व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है नगद छूट, कैश डिस्काउंट। क्या होता है? कैश डिस्काउंट। व्यापारिक छूट क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। व्यापारिक छूट का मतलब होता है कि एक ऐसा छूट जो व्यवसाय के द्वारा व्यवसाय की बिक्री बढ़ाने के लिए, किसके लिए? व्यवसाय की बिक्री बढ़ाने के लिए, अधिक माल बेचने के लिए, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, ठीक ना, जो छूट दिया जाता है, जैसे buy 1 get 1 फ्री या इतना % ऑफ, और यह छूट सभी प्रकार के ग्राहकों को, छोटा हो, बड़ा हो, परिचित हो, अपरिचित हो, कोई भी, सबको एक समान रूप में दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? सभी प्रकार के ग्राहकों को, सभी प्रकार के ग्राहकों को दिए जाते हैं। तो ऐसे छूट को व्यापारिक छूट कहा जाता है। ऐसे छूट का इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, पुस्तकों में नहीं किया जाता है। समझ गए कि व्यापारिक छूट क्या है? अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कि वह छूट, ध्यान दीजिएगा, केवल नगद माल बेचने पर या खरीदने पर मिलता है या दिया जाता है। मतलब यह छूट उन्हीं को दिया जाएगा जो एकदम कैश टू कैश पेमेंट करेंगे और माल लेके जाएंगे। तो ऐसे छूट को नगद छूट कहा जाता है। इसमें परिचित अपरिचित से कोई मतलब नहीं है, कितना खरीदेंगे बेचेंगे मतलब नहीं है, बस तुरंत कैश पेमेंट दीजिए, हम उसके मूल्य से कुछ कम मूल्य पर आपको दे देंगे। इस छूट का मेन मकसद यह रहता है कि व्यवसायी को अपनी पूंजी को बरकरार रखना, क्योंकि जब सब उधार बांटने लगेगा तो उसकी पूंजी ही बैठ जाएगी। और इस तरह जहां 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 5 ही रुपये प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन उसका पैसा आ जा रहा है, तो उस फिर पैसे से फिर 5 रुपये वो कमा लेगा। ऐसा इसलिए इस छूट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जबकि ऐसा नहीं है, ये तो अपनी बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। दूसरा चीज, इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है, पुस्तकों में किया जाता है। ठीक है, ये हमारा कैश डिस्काउंट है। कभी कभी इन दोनों में अर्थ के अलावा अंतर भी आ जाता है, यही अंतर आपसे लिख सकते हैं। जो यहाँ होता है वहां नहीं होता है, जो वहां होता है यहाँ नहीं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी शब्दावलियां हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे पे चलते हैं। देखिए, लेखांकन के सिद्धांत, इसमें है आपका खाते,
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, खाते मतलब अकाउंट्स, ध्यान दीजिएगा। यहां खाते का मतलब यह है, खाते होते क्या, कि जब एक व्यवसायी अपने यहां बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बहुत सारे व्यक्तियों के रोज लेन देन होते हैं, चाहे वो व्यक्ति से संबंधित हो, माल से संबंधित हो, संपत्ति से संबंधित हो, आय से संबंधित हो, व्यय से संबंधित हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं और इनका सबका अलग अलग खाता खोला जाता है कि कुल एसेट्स कितनी आई, एसेट्स में मशीनरी कितनी आई, प्लांट कितनी आई, फर्नीचर कितना आया, माल कितना खरीदा, माल कितना बेचा, किससे खरीदा, किससे बेचा, ये सारा डिटेल रखा जाता है और सबका अलग से पुस्तक तैयार किया जाता है, रजिस्टर तैयार किया जाता है, उनके नाम से अलग से अकाउंट खोले जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जब भी खाते की बारी आए तो अकाउंट पढ़ रहे हैं तो आप बैंक के खाते ना समझिएगा, लेखांकन के खाते समझिएगा। यह जो खाते होते हैं, यह अकाउंट में 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। सबसे पहला खाता व्यक्तिगत खाते। कौन खाता है? व्यक्तिगत खाते। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि ऐसे खाते जिसका संबंध सीधे किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संस्था से संबंधित होता है, अर्थात उसके नाम से संबंधित होता है, उसके नाम से खाते खोले जाते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, स्टेट बैंक, पीएनबी, सेंट्रल, टाटा, रिलायंस, बिरला वगैरह वगैरह बहुत सारी, ठीक ना। अब इस व्यक्तिगत खाते में भी ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके के खाते होते हैं। कितने टाइप के? 3। एक स्वाभाविक व्यक्तियों के खाते। स्वाभाविक व्यक्ति में कौन सा आएगा? मान लीजिए कि राम आएगा, श्याम आएगा, सीता आएगी, गीता आएगी, ऐसे ऐसे जितने भी ये नाउन हैं, स्वाभाविक व्यक्ति मतलब हम आप हुए, इंसान हुए, इनका कुछ ना कुछ नाम होगा, इनके नाम से जब अकाउंट खोला जाएगा तो व्यक्तिगत स्वाभाविक व्यक्तियों के खाते कहलाएगा। दूसरा है कृत्रिम व्यक्तियों के खाते। कृत्रिम व्यक्तियों के खाते। कृत्रिम व्यक्तियों के खाते में क्या आएगा? कैसे व्यक्ति जो वास्तव में व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं, लेकिन वो इंसानों की भांति कार्य करते हैं। वो कौन सा क्या हो सकता है? कोई भी संस्था, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, ये सब क्या है? स्वाभाविक व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी फर्म, जैसे अभी एग्जांपल दिए पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, रिलायंस, LIC, बिरला, बजाज, बहुत सारी कंपनियां, इनके जब खाते खोले जाते हैं तो ये कृत्रिम व्यक्तियों के खाते कहलाते हैं। तीसरा एक होता है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के खाते। प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के खाते का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे खाते जो सीधे किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या आता है? उपार्जित, अनुपार्जित, ठीक ना, अदत्त, पूर्वदत्त, ये प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के खाते। उपार्जित, ऐसी आय जो कमाई गई है मगर प्राप्त नहीं हुई है। एक्रूड, ऐसी आय जो कमाई नहीं गई है लेकिन मिल गई है, प्राप्त हो गई है। अनुपार्जित, ऐसा व्यय जो अभी पेमेंट करना बाकी है। अदत्त, और ऐसा व्यय जिसका पेमेंट पहले ही कर दिया गया है,
कार्य होने से पहले, पूर्वगत, प्रीपेड, ठीक ना। सबका डिटेल अभी आगे हम पढ़ेंगे कि प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के खाते। दूसरा इसमें है बी है वास्तविक खाते। हाँ, एक चीज और समझिए, इसका एक रूल भी है। रूल क्या है? नियम। नियम क्या है? पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। ये इसके कुछ रूल है। मतलब यह है कि जो व्यक्ति पाता है उसको हमेशा डेबिट में लिखते हैं, डेबिट पक्ष में लिखते हैं। अभी जनरल एंट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और जो व्यक्ति देता है उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका खाते हैं इसमें वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। ये देखिए क्या होता है, वास्तविक खाते। वास्तविक खाते क्या होता है कि ऐसे खाते जिनका संबंध सीधे किसी संपत्ति, किसी वस्तु या माल से होता है। ऐसे खाते जिसका संबंध किसी संपत्ति, किसी वस्तु या माल से होता है तो उसे वास्तविक खाते कहा जाता है, ठीक है। जैसे होम, भवन, प्लांट, फर्नीचर, मशीन, ख्याति, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, बहुत सारी चीजें। ये क्या है? रियल अकाउंट के खाते। यह भी आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक मूर्तमान वास्तविक खाता, एक होता है मूर्तमान वास्तविक खाता। वास्तविक खाता, मूर्तमान वास्तविक खाता का मतलब क्या होता है कि टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी संपत्ति, ऐसी वस्तु, ऐसा माल जिसे हम आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका बाजार में क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो ऐसी संपत्ति को मूर्तमान वास्तविक खाता कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भूमि आ जाएगा, भवन आ जाएगा, मशीन आ जाएगा, ठीक है, प्लांट आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। क्योंकि इन्हें हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। इनका एक निश्चित मूल्य है, बाजार में आराम से खरीदा बेचा जाता है। इनकी कुछ वैल्यू भी होती है, इसका प्रयोग भी। और दूसरा इसमें है, फर्स्ट था अमूर्तमान, अमूर्तमान वास्तविक खाता। अमूर्तमान वास्तविक खाता का मतलब क्या होता है कि ऐसी संपत्तियां जो वास्तव में हमें आंख से दिखाई नहीं देती, न ही उसे छुआ जा सकता, केवल महसूस किया जाता, फीलिंग की जा सकती है, लेकिन बिजनेस में, व्यवसाय में उसका क्रय विक्रय किया जाता, उसकी एक मूल्य या उसकी एक वैल्यू होती, तो उसे अमूर्तमान वास्तविक खाता कहा जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी ख्याति आ जाएगी, पेटेंट आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, वगैरह वगैरह। ये क्या है? एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, नाम, प्रसिद्धि है। क्या इसमें देखेंगे? देखने में कुछ और दिखेगा, केवल उसकी फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका क्रय विक्रय, इसका एक मूल्य होता है, बाजार में खरीदा बेचा जाता। और सी इसका है अवास्तविक खाते। अवास्तविक खाते, इसका एक और नाम है नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ये क्या होता है? ऐसे खाते जिसका संबंध सीधे चार चीजों से होता है: आय, व्यय, लाभ और हानि।
किससे होता है? जिसका संबंध आय, व्यय, लाभ और हानि से होता है। किसी भी प्रकार का इनकम कमाए उससे होता है, किसी भी प्रकार का खर्चा किए उससे होता है, बिजनेस में लाभ हुआ, बिजनेस में हानि हुआ, इन चारों चीजों से जिस खाते का संबंध होता है उसे अवास्तविक खाता कहा जाता है। ठीक है, अब चूंकि इसका रूल बताए थे तो इसका भी रूल समझ लीजिए। इसका नियम हमारा होता है वास्तविक खाता का, आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। ये इसका रूल है। किसका? वास्तविक खाता। इसका रूल क्या है? नियम सभी खर्चों वो हानियों को डेबिट किया जाता है और सभी आय व लाभों को क्रेडिट किया जाता है। जब एंट्री हम करेंगे, क्योंकि जब जर्नल एंट्री आपको पढ़ाएंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको ये तीनों रूल याद होने चाहिए। व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है? पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। वास्तविक का क्या है? आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। और अवास्तविक खाते का नियम क्या है? सभी खर्चों व हानियों को डेबिट और सभी आय और लाभों को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, इस तरह आपका ये डबल एंट्री सिस्टम लगभग मेरे हिसाब से समाप्त हुआ। ठीक है, इस तरह ये लेक्चर आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर कंटिन्यू इसी तरह बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप भी पढ़ें, आपके फ्रेंड भी पढ़े, सभी अच्छे नंबर से पास हों और आगे बढ़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।